आप देख रहे हैं दिल का रिश्ता भाग एक। रिश्ते बहुत ही खूबसूरत होते हैं, चाहे वह रिश्ता माँ बाप का हो, पति पत्नी का हो, भाई बहन का हो या दोस्ती का हो। ये रिश्ते इंसान को सामाजिक, भावनात्मक और मानसिक संबल प्रदान करते हैं। रिश्ते हमें मजबूत बनाते हैं, लेकिन कई बार यही रिश्ते इंसान को कमजोर भी कर देते हैं। और ऐसा तब होता है जब इन प्यार भरे रिश्तों में कड़वाहट घुल जाती है। इसलिए हमें रिश्तों में सामंजस्य बिठाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर एक बार इन खूबसूरत रिश्तों में गांठ पड़ जाए तो उसे खोलना बहुत मुश्किल होता है। कई बार कड़वाहटों की गांठ खोलते खोलते रिश्ते टूट भी जाते हैं, जो फिर जोड़े नहीं जुड़ते। इसीलिए रिश्तों को संभालना बेहद ज़रूरी है। ये कहानी भी तीन ऐसे ही किरदारों के इर्द गिर्द लिखी गई है, जो अपने रिश्तों को संभालने और सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश में लगी हैं। आबाजी, विराज की माँ। विराज, कल हमें तुम्हारे ससुराल जाना है। तुम्हारे साले की शादी है, यह तो याद है ना तुम्हें? इसीलिए तुम कल ऑफिस की छुट्टी ले लो। विराज, मॉम, अब इसकी क्या ज़रूरत है, जब आपको पता है कि। विराज के बाद बीच में काटती हुई आभा जी बोली, पता है, लेकिन फिर भी जब तक रिश्ता है रिश्तेदारी निभानी तो पड़ेगी ही ना। वैसे भी न्योता उनकी तरफ से आया है, इसीलिए हमें जाना ही होगा। अगर हम उनके न्योते देने पर भी नहीं गए तो एक तरह से ये उनका अपमान होगा। विराज, माँ, अगर हम नहीं भी गए तो कौन सा फर्क पड़ जाएगा? वैसे भी यह सब उन्होंने बस लोक दिखाई के लिए ही किया होगा। आभा जी, ठीक है बेटा, अगर उन्होंने ये सब अगर लोक दिखाई के लिए किया है तो हमें भी लोक दिखाई के लिए जाना होगा। कल तुम छुट्टी ले लो, फिर मैं, तुम और तुम्हारे पापा तीनों ही चलेंगे। सुबह 11 बजे निकल जाएंगे। वैसे विराज का अपने साले की शादी में जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन उसने फिर भी जाने के लिए हामी भर दी। शायद लोक दिखावे के लिए या फिर अपनी माँ की बात का मान रखने के लिए। अगले दिन शादी में रमेश जी, वानिया के चाचा जी, विराज को देखकर बोले, अच्छा, जमाई जी भी आए हैं? विराज ने भी मुस्कुरा कर कहा, हाँ चाचा जी, शादी में तो आना ही था। रमेश जी, बहुत अच्छा किया बेटा, तुम आए तो हमें बहुत अच्छा लगा। उनकी बात पर विराज बस फीका सा मुस्कुरा दिया। विराज का ज्यादा किसी से मिलने जुलने का मन नहीं था, सो वह हॉल में एक कोने में पड़ी चेयर पर जाकर बैठ गया और अपना फोन चलाने लगा। वहीं पर कुछ मोहल्ले पड़ोस की महिलाएं और रिश्तेदार भी मौजूद थे। जब ऐसे ही दो महिलाओं की नज़र विराज पर पड़ी तो उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे ही विराज और वानिया के रिश्ते पर अपना अपना तर्क देना शुरू कर दिया। नुपुर, पहली महिला, वानिया की पड़ोसन, विराज को देखकर बुदबुदाते हुए दूसरी महिला से बोली, सुना है इन दोनों का तलाक होने वाला है। मधु, दूसरी महिला, वानिया की दूर की बुआ, हाँ, कोर्ट में केस चल रहा है पर अभी हुआ नहीं है। शादी में बुलाया होगा इनको, सो आ गए। नुपुर, मैं तो बहुत समय बाद देख रही हूँ विराज को, शादी को भी तो 5 साल हो गए। मधु, हाँ, 5 साल हो गए और दोनों के 3 साल का बच्चा भी है। पर देखो तो सही, क्या जमाना आ गया है। लोग बसी बसाई गृहस्थी उजाड़ने में बिल्कुल भी समय नहीं लगाते आजकल। पता नहीं क्यों 5 सालों बाद इन्हें तलाक लेने की याद आई है। सुना है विराज तो ये शादी करना भी नहीं चाहता था। वह तो माँ बाप ने जोर जबरदस्ती की तो मना नहीं कर पाया, पर इन दोनों का रिश्ता तो कभी ठीक रहा ही नहीं था। नुपुर, सुन तो यही रहे हैं कि विराज दूसरे शहर में एक और लड़की के साथ भी रहता है, वो भी बिना शादी के। पता नहीं लोगों ने ये क्या नया फैशन निकाल लिया है आजकल, बिना शादी के साथ रहने का। भला बिना साथ फेरों के भी कोई रिश्ता होता है? इस वजह से ही वान्या मायके में रह रही है। मधु, पर इसमें वान्या की भी तो गलती है। आखिर क्या जरूरत थी मायके आने की? ऐसा तो होता ही रहता है। अब
औरतें थोड़ी आदमियों के पीछे पीछे बाहर घूमेंगी, कहाँ जाता है क्या करता है सब थोड़ी मालूम होता है। वैसे मुझे तो ये वान्या भी कम नहीं लगती। अब मायके में बैठकर भी नौकरी करती है, रोज बाहर आना जाना, तरह तरह के लोगों से मिलना, यह सब गृहस्थी बसाने वाले ढंग तो नहीं है इसके। वैसे भी ताली एक आंख से नहीं बजती है। नुपुर: ये बात तो सही है बहन, कुछ गलती तो वान्या की रही ही होगी। मधु: अरे कुछ क्या, मुझे तो बहुत बड़ी गलती नजर आ रही है। अपना घर छोड़कर पराए घर में बैठी है और फिर कहती है कि अपनी खुद की कमाई से खाएगी, अपने बच्चे को पालेगी। बताओ, ऐसा भी कहीं होता है भला? नुपुर: होता तो क्यों नहीं, आजकल लड़कियां बराबर का काम करती हैं। मधु: अरे छोड़ो, वह बड़े शहरों की बात होगी, यह हमारा छोटा सा शहर, छोटा सा मोहल्ला, फिर उसमें उस हिसाब का परिवार भी तो होना चाहिए। मिडिल क्लास फैमिली में इस तरह पति से तलाक लेकर नौकरी करना लड़कियों को शोभा नहीं देता। इससे तो जमाना और भी बिगड़ेगा। बच्चों की क्या शिक्षा देंगे, क्या सीखेंगे? यही सब कुछ की पति पत्नी में थोड़ी सी अनबन हुई कि घर छोड़कर वापस आ जाओ, ऊपर से करो भी अपनी मनमर्जी। इससे तो बाकी लोगों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। नुपुर: खैर, हमें क्या करना, उनके घर की बात है, वह जाने। मधु: हाँ हाँ, हमें कौन सा फर्क पड़ता है, जब उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बिठाए रखे पूरी जिंदगी अपनी बेटी को अपने घर। यह सब विचार शादी में आई औरतों के थे, जो न वान्या को अच्छे से जानती थी न ही विराज को, पर फिर भी ठीक ठाक टीका टिप्पणी कर चुकी थी दोनों पर। वान्या अपने भाई की शादी में व्यस्त थी, क्योंकि बारात जाने का समय हो गया था, लेकिन विराज ने उन औरतों की बातें सुन ली थी। वह अच्छे से सोच पा रहा था, शायद ही उनसे उन औरतों को कभी देखा होगा, फिर भी कितना कुछ बोल दिया उन्होंने वान्या के बारे में और उसके बारे में भी, यहाँ तक कि वान्या के चरित्र पर भी दोषारोपण शुरू कर दिया। आगे यह लोग विराज और वान्या को जानते ही कितना है। विराज की शादी उसकी मर्जी के विरुद्ध हुई थी। वह एक बड़े शहर में नौकरी करता है, उसे वहीं रहना था, वहीं सेटल होना था, तो लड़की भी अपने स्टैंडर्ड की चाहिए थी। लेकिन वान्या एक छोटे शहर की मिडिल क्लास फैमिली की सीधी सादी सिंपल सी लड़की थी, जिसको विराज के माता पिता ने पसंद किया था। विराज की अपने माता पिता के आगे एक नहीं चली, इसीलिए जबरदस्ती शादी के लिए उसको हामी भरनी ही पड़ी। अब ऐसी जबरदस्ती की शादी में सब कुछ ठीक कैसे हो सकता है? विराज की मानसिकता उसे वान्या को कभी समझने का मौका ही नहीं देती थी। वही दूसरी ओर वान्या शांत चुप रहने वाली लड़की थी। विरोध का प्रखर रूप तो उसे कभी आया ही नहीं था। जैसे तैसे 2 साल बीत गए, फिर एक प्यारे से बेटे का जन्म हुआ। तब तक भी वान्या ने उम्मीद नहीं छोड़ी थी, शायद विराज का व्यवहार उसके प्रति ठीक हो जाए, पर ऐसा ना हुआ। बच्चे की जिम्मेदारियों ने तो विराज को एकदम चिड़चिड़ा बना ही दिया था। जो रूखापन वान्या के लिए था, वह अब कभी कभार झल्लाहट के रूप में बच्चे पर भी निकल जाता। विराज पहले भी बहुत कम ही घर आया करता था, अब तो उसका घर आना दिन ब दिन कम होता ही जा रहा था। वह लिव इन में समारा के साथ रह रहा था। समारा, जिससे वह प्यार करता था और शादी करना चाहता था। दोनों एक ही ऑफिस में साथ साथ काम करते थे और कई सालों से एक साथ लिव इन में रह रहे थे। वहीं दूसरी तरफ समारा भी अब विराज पर शादी करने का दबाव बना रही थी, क्योंकि वह कब तक अपने परिवार को शादी के लिए टालती रहेगी। फिर एक दिन विराज ने तलाक के कागजात तैयार करवा ही लिए और इस मामले में वान्या की कोई राय ना ली गई। रजामंदी तो दूर की बात है, घर वाले भी उन दोनों के मनमुटाव और झगड़े से परेशान हो चुके थे, सो उन्होंने भी ज्यादा कुछ ना कहा। अब जब कोर्ट से महीने भर में तलाक मिल भी जाएगा, तो विराज को उन औरतों की बातों ने सोचने पर मजबूर कर दिया
कि भले ही विराज इस शादी में खुश नहीं था, वह शादी नहीं करना चाहता था, पर वान्या की तो इसमें कोई गलती ही नहीं थी। यह तो वही था जो गाहे बगाहे उस पर चिल्लाता था, लड़ने के बहाने ढूंढता था ताकि उसे इस समस्या से निजात मिले। लेकिन यहाँ तो पासा ही उलट गया। सब लोग वान्या को ही गलत समझ रहे हैं। वान्या को कितना सब कुछ सहना पड़ रहा है। खैर, वान्या के भाई का विवाह संपन्न हो चुका था। मौका देखकर विराज ने वान्या से बात करनी चाही। वह ना कर सका। वह भी घर को लौट आया। अगले दिन उसने वान्या को फोन किया और एक बार मिलने का आग्रह किया। वान्या ने ये कहकर मना कर दिया कि अभी तो मिलना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि घर में काफी मेहमान हैं। वे शादी के बाद बहुत सारे काम भी समेटते हैं। लेकिन किसी तरह कन्विंस करके विराज ने 2 दिन बाद मिलने का समय निश्चित कर ही लिया। यह विराज की विनती थी, इसीलिए वान्या भी मिलने के लिए मान गई। विराज पिछले दिन से चिंता में था। जब से उसने इन औरतों की बातें सुनी थी, वह एक असमंजस से, एक दुविधा से घिरा हुआ था। उसे कहीं ना कहीं आत्मग्लानि हो रही थी कि उसकी गलतियों की सजा वान्या को शायद जीवन भर भुगतनी पड़े। छोटे से शहर में किस तरह एडजस्ट कर पाएगी? लोगों के ताने क्या जीवन भर सहने होंगे? और जब हमारा बेटा उससे अपने पिता के बारे में सवाल करेगा, तो वान्या क्या जवाब देगी उसको? क्या हमारे बच्चे को जीवन भर बाप का प्यार नसीब नहीं होगा? क्या जीवन भर उसको भी ताने सुनने पड़ेंगे? बड़े होकर हमारा बेटा मुझसे कितनी नफरत करेगा? क्या मैं कभी अपनी ही बेटे से नजरें मिला पाऊंगा? जब से साले की शादी से वह वापस आया था, यही सब विचारों ने उसके मस्तिष्क पर कब्जा किया हुआ था। 2 दिन बाद विराज और वान्या को निश्चित समय और जगह पर मिलने के लिए पहुंच गए। वान्या, क्या तुम ठीक हो? विराज ने वान्या से मिलने पर पहला प्रश्न यही पूछा। वान्या ने हाँ में सर हिला दिया। न ज्यादा कहने की उसकी आदत थी और न ही वह कुछ कहना चाहती थी। शायद अब जिस तरह का रिश्ता उन दोनों के बीच था, वह विराज को अपनी वीक साइड बिल्कुल भी दिखाना नहीं चाहती थी। कुछ देर की खामोशी के बाद वान्या ने पूछा, आपने मिलने के लिए क्यों बुलाया? विराज ने फिर से वही प्रश्न दोहराया। क्या तुम सच में ठीक हो वान्या? घर पर किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है? और वंश कैसा है? वान्या, नहीं, वह मेरा घर है, वहाँ मुझे भला क्या समस्या होगी? और वंश भी एकदम ठीक है, आप उसकी चिंता मत करो। विराज, नहीं, मेरा मतलब कैसे चल रही है जिंदगी? सब ठीक तो है ना? वान्या, ठीक है, जैसी पहले थी। और आपकी? विराज, मैं भी ठीक हूँ। वह शादी में आया था तो ज्यादा समय मिल नहीं पाया था, तुमसे बात नहीं कर पाया था, इसलिए सोचा कि हाल चाल जान लूं। वान्या ने फिर से हाँ में सर हिला दिया। उसके गले से बस इतनी ही आवाज निकली। और कुछ? विराज ने नजरें चुराते हुए कहा। नहीं, ठीक है, अभी डाइवोर्स को शायद महीना भर लग जाएगा। वान्या ने भी नजरें झुकाए ही जवाब दिया। मालूम है मुझे। विराज ने बात थोड़ी आगे बढ़ानी चाहिए और अगला प्रश्न किया, तुम जॉब कहाँ कर रही हो? वान्या, यही, बस छोटी मोटी नौकरी है, इसी शहर में हूँ। विराज, चलो, पढ़ाई काम आई तो सही। वान्या, पढ़ाई ही तो है जो जीवन में काम आई है, वरना इंसानों से तो मैंने उम्मीद ही छोड़ दी है। यह एक कटाक्ष था जो कि विराज भी समझ रहा था, पर वह पहले ही आत्मग्लानि के भाव से ग्रसित था, तो कुछ ज्यादा कह ना पाया। वान्या ने भी बात खत्म करने की कोशिश करते हुए कहा, आपको कुछ और कहना था या मैं चलूं फिर? विराज, नहीं, बस एक बार तुमसे मिलकर तुम्हारे हाल चाल जानना था। तुम ठीक हो तो मैं भी खुश हूँ। वान्या, ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। वान्या जल्दी से वहां से चली गई, क्योंकि ज्यादा देर वह रुकना भी नहीं चाहती थी। विराज भी घर को लौट आया। विराज उस शहर वापस जा चुका था जहां वह जॉब करता था।
वहाँ समारा उसका इंतजार कर रही थी। दोनों काफी वक्त से एक दूसरे को जानते थे और साथ में ही काम करते थे। लेकिन जो विराज लौटकर आया था, वह विराज नहीं रहा जैसे पहले था। उसके मन की कश्मकश अब उसके चेहरे, उसके व्यवहार में भी दिखने लगी थी। कुछ तो बदला बदला सा था, जो समारा भी देख पा रही थी। उसने एक दो बार पूछा भी कि कोई परेशानी तो नहीं है, पर विराज ने टाल दिया। समारा यह समझती थी कि कोर्ट में डाइवोर्स केस चल रहा है, तो उसका दबाव कहीं ना कहीं विराज पर होगा ही। आखिर यह सब इतना आसान भी तो नहीं होता है। और फिर वह घर से आया है, तो मम्मी पापा, उनने भी कुछ कहा सुनी हुई होगी। उनका भी दबाव रहा होगा। लोगों से मिला है तो कुछ उल्टा सीधा सुनने को मिला होगा। समारा तो यही सोचकर खुश थी कि डाइवोर्स के बाद उसकी और विराज की शादी हो जाएगी। दोनों के घरवाले भी अब इस बात को मान चुके थे, तो उनकी शादी में कोई रुकावट नहीं डालेंगे। वहीं विराज हर दिन अपने आप को एक अंधे कुएं में गिरता हुआ महसूस कर रहा था। उसके दुख की तह तक कोई नहीं जा पा रहा था। विराज खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि वह इतना परेशान क्यों है, उसे क्यों बुरा लग रहा है वान्या को छोड़ना, जबकि इन 5 सालों में वह इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं कर पाया है। तो अब यह उलझन कैसी, जबकि वह तो वान्या के साथ शादी के पहले दिन से ही डाइवोर्स का मन बना चुका था। तो फिर अब जब डाइवोर्स के दिन करीब आ रहे हैं, उसको इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? क्यों उसको बार बार लग रहा है कि वह कुछ गलत कर रहा है? इन सब बातों से दूर वान्या अपने और अपने बच्चे के भविष्य पर ध्यान देना चाहती थी। पड़ोसियों की और घरवालों की आए दिन व्यंग्यपूर्ण बातें वह सुनती रहती थी, इसीलिए वह इस माहौल से दूर रहना चाहती थी। उसने B.Com कर रखा था, फिर M.Com शादी के बाद किया था, लेकिन वह खुश थी कि कम से कम शादी के बाद उसने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी और ना ही विराज ने उससे कुछ कहा। विराज को फर्क ही कहाँ पड़ता था। वह वान्या से एक तरह की दूरी बनाए हुए था, जो उसके रूखे तीखे व्यवहार में हमेशा ही झलकती थी। वान्या ने जॉब के लिए बड़े और कई दूसरे शहरों में अप्लाई कर रखा था। वह चाहती थी कि वह इस माहौल से दूर रहकर अपना जीवन शांति से बिताए। कम से कम लोगों के तानों से तो निजात मिलेगी। इसीलिए उसने एक साथ कई जगह जॉब के लिए फॉर्म अप्लाई किए हुए थे। विराज के साथ दूसरे शहर में अकेले रहते रहते अब उसे बाहर की दुनिया से कोई डर नहीं था। विराज का घर आना जाना ही कितना था। वह पहले भी तो अकेली ही रहती थी, तो अब क्या दिक्कत होगी उसको। लेकिन जब तक उसे जॉब नहीं मिल जाती, वह इसी शहर में मायके में रहकर एक छोटी सी नौकरी कर रही थी, ताकि वह इन चीज़ों की हैबिचुअल हो सके कि उसे भविष्य में कोई समस्या ना आए। घर से बाहर निकलना, एक टाइम टेबल सेट करना, घर, काम तथा बच्चे को एक साथ संभाल सके। वहाँ तो उसके साथ रहने वाला कोई नहीं होगा, तो सब कुछ अकेले ही करना है। इसीलिए उसे मानसिक तौर पर खुद सक्षम बनना होगा, भावनात्मक परिपक्वता लानी होगी, ताकि बिना किसी सहारे अपना जीवन जी सके। आज की तरह वह किसी और से घर की उम्मीद ना करे और इंसानों की मोहताज ना रहे। कोई उसे फिर से बीच राह में इस तरह ना छोड़कर चला जाए। वह क्या सोच रही थी, क्या कर रही थी, इस बात की जानकारी भी उसने किसी को नहीं दी थी। यहाँ तक घर पर भी किसी को भनक तक नहीं लगती दी उसने। शायद आगे का पूरा जीवन वह अपने निर्णय पर ही जीना चाहती थी, अपने दम पर, अपनी काबिलियत के बलबूते पर। वान्या ने यह कभी नहीं सोचा था कि उसे कभी अपनी बसी बसाई घर गृहस्थी को छोड़कर इस तरह एक कामकाजी महिला बनना होगा। पर जो किस्मत में लिखा हो, वह कैसे न कैसे संभव हो ही जाता है। वान्या भी अब अपनी किस्मत को अपनी नियति मानकर भविष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहती थी। आखिर उसके ऊपर एक बच्चे की जिम्मेदारी भी तो थी। वह टूट नहीं सकती थी, कमजोर नहीं हो सकती थी। अपनी भावनाओं, जज्बातों पर उसको नियंत्रण रखना होगा, तभी वह आगे बढ़ सकती है।
यह वान्या के लिए परीक्षा की घड़ी थी और जिंदगी में इस तरह के इम्तिहान अक्सर आते रहते हैं। कुछ समय रहते हम भाप सकती हैं और कुछ पिन बताए आते हैं। जैसे जैसे समय बीत रहा था, कोर्ट में डाइवोर्स केस की तारीख नजदीक आ रही थी, वैसे वैसे विराज की उलझन भी बढ़ती ही जा रही थी। उसे नहीं समझ आ रहा था कि वह दो राह पर क्यों खड़ा है, जबकि 5 साल से उसने इस दिन का इंतजार किया है। समारा भी विराज के इस अलग बर्ताव का कारण नहीं समझ पा रही थी। विराज का स्वभाव इस तरह क्यों बदल गया? उसने जानने की कई बार नाकामयाब कोशिश की, हिम्मत करके 1-2 बार फिर से बात की, पर वह विराज के दिल की गहराई में नहीं उतर सकी, उसके मन की तह ना जान सकी। वह विराज के चिड़चिड़ेपन की वजह से अज्ञात थी। थक हार कर उसने सारी उम्मीदें, सारी कोशिशें छोड़ दी। उसे लगा यह वक्त ही ऐसा है जहां विराज एक रिश्ते से निकलकर दूसरे रिश्ते में ढलने की कोशिश कर रहा है। उसे थोड़ा समय देना उचित होगा। लेकिन इस दुविधा की वजह वान्या विराज से एक ही मुलाकात में भाप गई थी, जो समारा कई अथक प्रयासों के बावजूद नहीं जान पाई। अतः समारा ने सारे प्रयत्न धरे ही छोड़े। विराज ने वान्या को जिस दिन मिलने बुलाया था, उसी दिन वान्या विराज के आत्मग्लानि भाव को समझ गई थी, पर अब कुछ नहीं हो सकता था। उसे लगा कि अब विराज ने बहुत देर कर दी। अब जब महीने भर में डाइवोर्स हो ही जाएगा, तो इन सब का क्या औचित्य है, क्या प्रयोजन? अब यह चिंता, यह प्यार सब नगण्य था। घर परिवार के सदस्य भी इस बात को ना माने, पर उसे नहीं पता था कि विराज इतना बड़ा कदम उठा लेगा। सोचा हुआ अक्सर कहाँ होता है, होता वही है जो किस्मत ने लिखा हो। वान्या के साथ भी तो वही हुआ। किस्मत ने ऐसा दांव खेला, एक बार फिर तकदीर ने ऐसी बाजी लगाई कि वान्या मूक दर्शक बनी देखती सी रह गई। वान्या ने जॉब के लिए जो एप्लीकेशन फिल की थी, उसमें से एक स्वीकार हो गई। उसे नौकरी मिल गई, वही शहर जहां वह पिछले 5 सालों से रह रही थी। एक अलग ही पहचान और नाम के साथ अब वापसी उसी शहर में हुई। उसे वहां रहना था जहां उसने अकेले रहना सीखा था, खुद के पैरों पर खड़े होने की हिम्मत बांधी थी, खुद ने ही खुद को सहारा दिया था। हर दर्द, हर तकलीफ से अकेले ही गुजरी थी, उनका सामना किया था और कुछ कर गुजरने की ठान ली थी। वही शहर जहां विराज के साथ, उसके नाम के साथ, उसके दी हुई पहचान के साथ रह रही थी। अब वहां उसे अपने बच्चे के साथ रहना था। ऑफिस भी विराज के ऑफिस के नजदीक था, जहां उनकी आए दिन भेंट होने वाली थी। कभी ऑफिस में जाते, बाहर निकलते, गाहे बगाहे टकरा ही जाने वाले थे। वान्या किराए के घर में शिफ्ट हो गई। बच्चा उसके साथ था तो दिन भर क्रैश में रहता। घर के काम के लिए उसने एक मेड रख ली थी। ठीक ठाक सैलरी थी। माँ और बच्चे का गुजारा भली प्रकार हो सकता था। वान्या ने अपने अस्तित्व की तलाश के लिए जो कदम उठाया था, वह फलीभूत हो रहा था। वान्या का अपने पैरों पर खड़े होना घर में किसी को भी नहीं अखड़ा। जब पिछले 5 सालों से दुख दर्द, अकेलापन वह स्वयं झेल रही थी, तो अब खुद के निर्णय को लेने में सक्षम थी। उसके इस मजबूत पक्ष को देखते हुए कोई कुछ बोलने के काबिल नहीं था। इस मुश्किल वक्त में वान्या ने जिस तरह खुद को संभाला था, वह काबिल तारीफ था। शायद पिछले 5 सालों के संघर्ष ने ही उसे इतना मजबूत बना दिया था। वह संघर्ष जो आए दिन उसके मन, मस्तिष्क और विचारों के टकराव से होता था। हालांकि उसके लिए गए यह वक्त आसान नहीं था, पर वह सारे द्वंद्व को दरकिनार रखते हुए खुद को काम करने और बच्चे की परवरिश में व्यस्त रखने से जरा भी ना घबराई। दूसरी तरफ विराज था तो द्वंद्वात्मक स्थिति में फंसता ही जा रहा था। उसने वकील से कहकर तलाक की तारीख थोड़ी आगे की ले ली। समाज में तलाक होना इतना आसान और सहज भी नहीं है। कोर्ट भी दंपति को मौका देता है कि वह अपने रिश्ते को सुधार सके, नया जीवन शुरू कर सके, उसे रिश्ते में रहकर रिश्ते को मजबूत बना सके, उसमें प्यार भर सके, मान सम्मान आदर जो शायद अब तक नहीं था वह दे सके। आखिर अदालत के दरवाजे तक पहुंचने की कोई तो वजह रहती ही है।
जो भी कमी अब तक रिश्ते में थी वह पूरी की जा सके। विराज के इस कदम से घर पर सभी खुश थे। वहीं समारा का बुरा हाल था। उसे अपना रिश्ता टूटता हुआ लग रहा था। पता नहीं क्यों उसे इस बात का एहसास हो गया था कि शायद उसका रिश्ता विराज के साथ पहले जैसा बिल्कुल भी ना हो पाए। पर फिर भी एक आस उसके मन में अभी भी थी। उनका रिश्ता मजबूत था, चाहे शादी नहीं हुई हो, पर उनके बीच प्रेम तो था। कुछ रिश्ते बिना नाम के भी होते हैं, पर जो प्यार, जो एहसास उनमें होता है वह नामवर रिश्तों में हो ऐसा जरूरी नहीं। रिश्ता अनाम ही सही पर दिल से था, दिल का था और दोनों के प्यार का सवाल था। 3 लोगों की जिंदगियां दो राहें पर खड़ी थी। एक फैसला उन तीनों की जिंदगी को नया मोड़ देता। वान्या अभी तक इन बातों से अनजान थी। उसे लगा शायद किसी कारणवश विराज ने तलाक को डिले करवाया है। वह इन बातों से परे अपनी नई दुनिया में सामंजस्य बिठाने का प्रयत्न कर रही थी। चिरपरिचित लोगों और जाने पहचाने रास्तों को छोड़कर अनजाने शख्स से मिलना, अनजाने राह पर चलना कठिन होता है। पर यह जिंदगी है, जो रंग दिखाती है हमें देखनी ही पड़ती है। इनसे मुंह नहीं मोड़ा जाता। या तो टूट कर बिखर जाओ या फिर हिम्मत करके निखर जाओ। यह पूरी तरह इंसान की मानसिकता पर निर्भर करता है कि वह परिस्थितियों से किस प्रकार निपटता है। विराज को इस तरह द्वंद्व में देखकर समारा की परेशानी भी बढ़ती ही जा रही थी। उसे इस असमंजस्य की स्थिति में फंसा हुआ देखकर वह खुद ही सोच विचार में डूब गई थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उनके रिश्ते में एक बहुत ही महीन सी रेखा थी, जो उसे मिटती हुई सी दिख रही थी अब। वहीं विराज की माँ ने विराज से बात करनी चाही। इस बार जब वह घर गया तो माँ पापा ने तलाक के बारे में पूछा। क्या सब ठीक है? विराज: सब ठीक तो है, पर अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। अभी उसने खुद ही को निर्णय नहीं लिया था तो वह किसी को क्या जवाब दे। पर फिर भी उसने साहस बटोर कर जो कुछ भावनाएं उसके भीतर थी उसने अपने माँ पापा के समक्ष रखा। उसे भी अब तलाक लेना इतना आसान नहीं लग रहा था। माँ पापा तो चाहते ही नहीं थे कि तलाक हो, तो उन्होंने कहा कि वे वान्या से बात करेंगे। विराज ने कहा, एक बार मुझे खुद बात करने दो, फिर आप लोग बात करना। अभी तो वान्या इस स्थिति से पूरी तरह अनजान है। ऐसे ही आप अचानक उससे बात करेंगे तो उसके लिए भरोसा करना मुश्किल होगा। विराज ने यह सब कह तो दिया था, पर उसे समारा की भी चिंता थी। वह पिछले 5 सालों से उसका इंतजार कर रही थी। आखिर दोनों एक साथ रह रहे थे। भले ही शादी वान्या से हुई थी, पर विराज ने अपनी गृहस्थी समारा के साथ बसा रखी थी। उसे क्या जवाब देगा, कैसे उसे समझाएगा, पूरी स्थिति से कैसे अवगत कराएगा। इस कश्मकश उलझन को क्या वह समझ पाएगी? क्या विराज की गलतियां माफ कर पाएगी? यह सही है कि विराज शादीशुदा है, यह जानते हुए भी समारा विराज के साथ रिलेशन में थी। पर दोनों ने बात पहले ही साफ कर ली थी कि विराज कभी न कभी वान्या को तलाक देकर समारा से विवाह करेगा। तो फिर समारा की इसमें एक तरफा गलती तो नहीं कही जा सकती ना। वह तो केवल विराज के शब्दों और वादों को सच मानकर उसके साथ रह रही थी। और रही बात शादी की, तो यह बात विराज भी अच्छी तरह जानता था कि एक ना एक दिन उसे समारा से शादी करनी है। पर अब वह क्या उत्तर दे? क्या इतना आसान होगा उसके लिए कहना कि अब वह वान्या को तलाक नहीं देना चाहता है? कैसे समझाएगा समारा को अचानक से यह सब क्या हुआ कि उसने वान्या को तलाक ना देने का निर्णय ले लिया? ऐसा तो कौन सा हृदय परिवर्तन हो गया कि उसने यह फैसला ले लिया? लेकिन जो भी था, अब वह दोहरी जिंदगी नहीं जी सकता था। पिछले 5 सालों से वह 2 नाव पर सवार होकर चल रहा था। अब तो उसे अपनी जिंदगी को एक किनारे पर लाना ही था। बात एक तरफ करनी ही थी। रही बात हृदय परिवर्तन की, तो यह एक दिन को ध्यान में रखकर लिया गया निर्णय नहीं था। विराज को भी पिछले 5 सालों में वान्या की आदत हो गई थी। अपने बच्चे से लगाव हो गया था, जिसे वह अब तक नहीं समझ पाया।
जब तक उसने इस पर विचार विमर्श नहीं किया था। राज के साले की शादी में औरतों की कही हुई बातों ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया, आत्ममंथन का अवसर दिया। उसका वे वान्या का पिछले 5 सालों का सफर एक साथ उसके जहन में उभर आया। उसने वह सारे पल याद किए जब जब वह दोनों साथ थे। वान्या की वफादारी, प्यार, विश्वास, लगाव और निश्चल प्रेम, जो गुण वान्या में मौजूद थे, जो एक पत्नी में होने चाहिए दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाने के लिए। पर बदकिस्मती से विराज में यह गुण नहीं थे, या यूं कहें कि यह सब समारा के लिए था। बस विराज ही ना जाने किस मोह माया में फंसा हुआ था कि उसे पहले कुछ ना दिखा। कहते हैं ना, रोशनी चारों ओर बिखरी रहती है। ये इंसान ही होता है जो आंखें बंद कर लेता है और कहता है कि कितना अंधेरा है। यही विराज के साथ था। उसने अपनी आंखों के साथ साथ मन की आंखें भी बंद कर ली थी, जो उसे वान्या का समर्पण और प्रेम नहीं दिखता था। इंसान को सबक सिखाने के लिए एक क्षण काफी होता है। विराज भी उस दौर से गुजर चुका था। अब वह सब कुछ ठीक करना चाहता था। इतने सालों की अनिश्चितता ने उसे थका दिया था। अब वह अपने वैवाहिक जीवन में स्थिरता लाना चाहता था। यही सोचते सोचते उसे नींद आ गई। वापस जब वह काम पर लौटा तो समारा ने फिर स्थिति का हाल चाल लेना चाहा। विराज अभी कुछ भी कहने से बच रहा था। आज वह समारा के साथ ना जाकर अपने उस घर में गया जहां वह वान्या के साथ रहा करता था। उस घर में हर कोने से वान्या की यादें जुड़ी हुई थी। वह कभी वान्या को वहां हमेशा देखा करता था, जो उसका बेसब्री से इंतजार किया करती थी। पर आज वह सिर्फ उसकी यादों में थी, उसके ख्यालों में थी। आज विराज वान्या के लिए बेकरार था। विराज के लिए यह संकट की घड़ी थी जिससे उसे गुजरना ही था। उसका सामना करना था और एक सटीक निर्णय लेना था, क्योंकि संकट को अनदेखा करने से वह टलता नहीं है। उसने हिम्मत करके वान्या से अगले दिन बात करने की सोची। वह उस घर में बसी हुई वान्या की यादों को महसूस करते हुए ही सो गया। व्यक्ति कई बार लोगों की बातों में और परिस्थितियों में इस प्रकार उलझ जाता है, वह अपने मन की आवाज नहीं सुन पाता कि वह क्या चाहता है, उसकी खुशियाँ कहाँ हैं। उसे बाहर का शोर सुनाई देता है जिसमें दिल की चाहत कहीं दब कर रह जाती है। वह उसे ही अपनी भावनाएं और चाहत समझकर करने को तैयार हो जाता है। अगले दिन जैसे ही ऑफिस का टाइम ओवर हुआ, विराज ने समारा को घर जाने को कह दिया। समारा, मुझे थोड़ा काम है, तुम घर जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। समारा बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से अकेली ही निकल गई। विराज के बदले व्यवहार से समारा थोड़ा परेशान तो रहती थी, पर उसके दिल का हाल भी समझती थी। तलाक लेना जितना आसान होता है, तलाक की प्रक्रिया से गुजरना उतना ही कठिन भी होता है। भारतीय समाज में भले ही तलाक आजकल आम होने लगे हैं, लेकिन फिर भी सामाजिक पारिवारिक दबाव झेलना ही पड़ता है। यह सब समारा अच्छी तरह समझती थी। भले ही वह एक बड़े शहर में घर से दूर रहती थी, पर वह भी आखिर मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करती थी और उसकी मेंटालिटी को अच्छी तरह समझती थी। इसीलिए उसने भी विराज को थोड़ा वक्त देने का सोचा। इधर जैसे ही वान्या ऑफिस से बाहर आई, जो विराज के ऑफिस के बगल ही में ही था, वान्या विराज को वहां खड़े देखकर वहां से निकलना चाहती थी, पर विराज ने वान्या का रास्ता रोककर कहा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। वान्या थोड़ा चौंक सी गई, फिर साहस बटोर कर कहा, कहिए। विराज, नहीं, चलो कहीं और चलते हैं। वान्या, नहीं, मेरे पास वक्त नहीं है। आज वंश को घर पर छोड़कर आई हूँ आया के पास, मुझे निकलना होगा। विराज, ठीक है, फिर घर पर ही चलती हैं। वान्या थोड़ा नर्वस फील कर रही थी, पर फिर भी उसने ज्यादा कुछ ना कहा। सर हिलाते हुए गर्दन झुका ली। शायद विराज के सामने होने से जिन एहसासों से वह गुजर रही थी, उन्हें विराज के सामने नहीं लाना चाहती थी। वह नहीं चाहती थी कि विराज उसके भीतर झांके। विराज गाड़ी की ओर बढ़ गया। वान्या भी गाड़ी में बैठ गई। वे दोनों घर के लिए निकल गए। गाड़ी में सन्नाटा पसरा हुआ था। एक अलग ही तरह की शांति और खामोशी छाई हुई थी।
ना वान्या कुछ बोल रही थी, ना विराज के कुछ कहने की हिम्मत ही हो रही थी। जैसे कि उसने पिछली रात ही निश्चित किया था कि आज वह हर हाल में वान्या से बात करेगा, तो उसने बात पर जोर देते हुए कहा, वान्या, मुझे हमारे डाइवोर्स के बारे में कुछ बात करनी है। वान्या, हाँ कहिए। वान्या को धक्का सा लगा, पर फिर भी उसने खुद के जज्बातों को दबाए रखा। विराज, वान्या, मैं सोच रहा था, मेरा मतलब मैं चाहता हूँ। वान्या, मैं डाइवोर्स केस वापस लेना चाहता हूँ। यह सुनकर वान्या को एक झटका और सा लगा। लेकिन क्यों? इतने साल इंतजार करने के बाद भी विराज का दिल नहीं पिघला था, तो आज वान्या का विराज से यह प्रश्न करना, लेकिन क्यों, कोई अचरज की बात नहीं थी। पिछले 5 सालों में जब विराज अपने फैसले से पीछे नहीं हटा, तो इतने दिनों में अचानक ऐसा क्या हो गया कि वह डाइवोर्स केस वापस लेना चाहता था। इसलिए यह प्रश्न क्यों, इस क्यों का जवाब वान्या को मिलना ही चाहिए था, पर शायद विराज के पास इसका उत्तर नहीं था। फिर भी उसने अपने दिल के जज्बातों, भावनाओं, आत्मग्लानि व पश्चाताप को शब्दों में बांधते हुए कहा, वान्या, आई एम सॉरी। मैं अपनी सारी गलतियों के लिए तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं जानता हूँ कि 5 साल तुमने बहुत मुश्किल से काटे हैं। मेरे रूखे व्यवहार और उस रवैये से तुम परेशान हो गई थी, इसीलिए तुमने भी मुझे तलाक केस फाइल करने से ज़्यादा नहीं रोका। मैं मानता हूँ कि मैं तुम्हारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। मैंने अपने दायित्व को अच्छे से नहीं निभाया, पर अब मैं बदल गया हूँ। मैं वह सब ठीक कर दूंगा जो मैंने बिगाड़ा है, क्योंकि मैं समझ गया हूँ कि मेरी खुशी तुमसे और मेरे बच्चे से है। मैं तुम दोनों के बिना खुश नहीं रह पाऊंगा। खुश क्या, शायद मैं जिंदा ही ना रह पाऊंगा। वान्या, यह तलाक आसान नहीं है। तुमसे अलग रहकर मैं यह जान गया हूँ, मेरी खुशियाँ तुम्हारे साथ हैं, हमारे बच्चे के साथ हैं। हर पल मुझे तुम दोनों की याद सताती है। तुम्हारे साथ गुजारा एक एक पल याद आता है। मैं तड़प रहा हूँ तुम दोनों के बिना। क्या तुम मुझे एक मौका नहीं दे सकती? और फिर मेरे तुम्हारे घरवाले भी तो यही चाहते हैं। वान्या भी निशब्द सी बैठी थी। वह विराज के अचानक कहे गए शब्दों से स्तब्ध थी। आखिर 5 सालों से उसने एक दंश झेला था, फिर पिछले कुछ महीनों से तलाक की प्रक्रिया वह देखती आ रही थी। अचानक से यूं कह देना कि तलाक नहीं लेती है, यह वान्या के लिए किसी झटके से कम नहीं था। उसने जैसे सोचने समझने की क्षमता ही खो दी हो। तलाक का फैसला उसका नहीं था, लेकिन उसने भी तो विराज को तलाक नहीं देने से रोका नहीं था। शायद वो जान गई थी कि विराज के साथ उसका भविष्य नहीं है। विराज अपना भविष्य केवल समारा में देखता है। दाम्पत्य जीवन के सुनहरे सपने उसने समारा के साथ संजो कर रखे हैं। अब यूं माफीनामा उसे तलाक के लिए मना करना, यह सब वान्या के सहन करने की क्षमता से बाहर जा रहा था। उसे इन सब की उम्मीद नहीं थी। वह अब थक चुकी थी। तलाक होना ही है तो आज अचानक पलट जाना उसकी सोच से परे था। पर फिर भी उसने समारा का ख्याल आते ही कहा, विराज, समारा, उसका क्या? वान्या का घर इतनी आसानी से बच रहा था। अगर वह तलाक के लिए ना कह देती है तो फिर आज विराज पूरी तरह से उसका था। वह तो खुद अब तलाक नहीं लेना चाहता था। वान्या की हाँ या ना ही उसके घर बसाने में एक बारीक अंतर बनाए हुए थी, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों उसने समारा का जिक्र यहाँ लाया, और क्यों ना लाए। आखिर उसका घर ना बसने में समारा का पिछले 5 सालों में जितना हाथ था, उसका यहाँ जिक्र होना तो लाजमी ही था। विराज, मैं बात करूँगा उससे। घर पर माँ पापा से बात कर चुका हूँ। उन्होंने कहा था कि वह तुमसे बात करेंगे, पर मैंने मना कर दिया। मैं चाहता था कि एक बार मैं खुद तुमसे पहले बात करूं। वान्या, तो ठीक है, फिर पहले समारा से बात कीजिए। वह पिछले 5 सालों से तुम्हारा इंतजार कर रही है। आप हमेशा ही उल्टा करते हो। जब पहला स्थान मेरा था, तब आपने हमेशा मुझे दूसरे स्थान पर रखा, और आज पहला स्थान समारा का है, तब पहले आप मुझे रख रहे हैं। आप उसके बारे में भी तो एक बार अच्छे से सोच लो। टू बी कंटिन्यूड।
दोस्तों, यह रिश्ता बचाना वान्या पर निर्भर करता है। आखिर क्या होगा वान्या का फैसला, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।